नमस्कार बच्चों, मैं नेहा श्रीवास्तव राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी का इस गृह विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के गृह विज्ञान का अध्याय नंबर 6 पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन और सेवाएं। बच्चों, इस अध्याय को सुविधा हेतु हमने 3 भागों में बांट दिया है, भाग 1, भाग 2 तथा भाग 3। आज हम इसके भाग 1 की चर्चा करेंगे और भाग 1 में हम निम्न बिंदुओं के विषय में पढ़ेंगे। पहला, जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताएं तथा उद्देश्य। फिर सरकार द्वारा किए गए जन स्वास्थ्य संबंधी कार्य। फिर बच्चों हम पढ़ेंगे सार्वजनिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के नियम। और फिर आखिरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का भाग 1 शुरू करते हैं। बच्चों, आपने एक पुरानी किंतु अत्यंत लोकप्रिय कहावत के बारे में तो सुना ही होगा। आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य ही धन है। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति मुख्य रूप से वहां के नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। बच्चों, यदि किसी राष्ट्र के नागरिक स्वस्थ होंगे तो वह साहसी, आत्मविश्वासी, सबल, कर्तव्यपरायण, उत्साही तथा अनुशासनबद्ध होंगे। और ऐसे ही नागरिकों के सबल कंधों पर किसी भी राष्ट्र का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। इसीलिए हमारी सरकार तथा नीति नियंताओं ने हम नागरिकों के लिए शिक्षा, अच्छे संस्थान, घर तथा व्यवसाय के साथ साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के भी उचित प्रबंध किए हैं। उदाहरण स्वरूप पंचवर्षीय योजनाएं। बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा कि यह योजना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में बनाई गई, जिनमें यह निर्धारित किया गया कि देश की प्रगति और विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएं तथा कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाएं। और बच्चों, इन्हीं योजनाओं में नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को प्रमुखता दी। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से पूर्ण करने का कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार सम्मिलित रूप से करते हैं। बच्चों, राज्य सरकार ने जिला स्तर, नगर स्तर तथा ग्रामीण स्तर पर अनेक स्वास्थ्य संस्थाओं तथा संगठनों की स्थापना की है। और बच्चों, इन स्वास्थ्य संस्थाओं और संगठनों के कई प्रमुख उद्देश्य होते हैं, जैसे पर्यावरण की स्वच्छता। बच्चों, यदि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, अनेक प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। फिर रोगों की पहचान तथा उपचार करके हमारे शरीर को रोगग्रसित होने से बचाना। इसके बाद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, क्योंकि बच्चों अधिकतर बीमारियां इन्हीं जीवाणुओं के द्वारा ही फैलती हैं। फिर भोज्य पदार्थों में मिलावट की जानकारी को प्राप्त करना तथा इन भोज्य पदार्थों के मिलावट से हमारा बचाव करना। बच्चों, इससे जन स्वास्थ्य के स्तर में भी सुधार होगा। यदि इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए तो जन स्वास्थ्य का स्तर भी बढ़ जाएगा। बच्चों, यहाँ पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, जन स्वास्थ्य। ये जन स्वास्थ्य क्या होता है? बच्चों, हम सभी अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का तो पूरा ध्यान रखते हैं। हमारी सेहत अच्छी है या बुरी है, इसके लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी होते हैं।
परंतु जन स्वास्थ्य का पूरा उत्तरदायित्व हमारी सरकार पर आ जाता है। ये जन स्वास्थ्य क्या होता है? किसी भी स्थान पर रहने वाले नागरिकों के पूर्ण समुदाय का स्वास्थ्य ही जन स्वास्थ्य कहलाता है। अर्थात किसी राष्ट्र के नागरिकों का स्वास्थ्य ही जन स्वास्थ्य, और इसीलिए हमारे देश की स्वास्थ्य संगठनों तथा संस्थाओं द्वारा जन स्वास्थ्य के हित में उसकी मूल आवश्यकताओं को समझकर उसे पूरा करने का सार्थक प्रयास किया जाता है। बच्चों, हम नागरिकों की कुछ मूल आवश्यकताएं होती हैं, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। बच्चों, हमारी मूल आवश्यकताओं में प्राथमिकता पर शुद्ध वायु, शुद्ध जल, उचित आवास और शुद्ध वातावरण आता है। इसके पश्चात हमें स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन की भी आवश्यकता होती है और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो आइए अब हम जन स्वास्थ्य की इन मूल आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमें शुद्ध वायु की आवश्यकता क्यों है। यदि वायु अशुद्ध हो जाए तो उसमें अनेक प्रकार के कीटाणु उपस्थित होंगे और उससे हमें अनेक प्रकार के रोग होंगे, जैसे इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा तथा तपेदिक जैसे घातक रोग। इसके अतिरिक्त बच्चों, वायु के प्रदूषित होने से भी हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है और वो शुद्ध नहीं रह पाता। तो बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि यदि वायु प्रदूषित हो जाए तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। यदि वायु का प्रदूषण बढ़ जाए तो अशुद्ध वातावरण के कारण हमें अस्थमा तथा लंग कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। इसीलिए बच्चों, शुद्ध वातावरण की हमें अत्यंत आवश्यकता है। इसके पश्चात आइए अब हम चर्चा करते हैं कि यदि जल अशुद्ध हो जाए तो इससे कौन कौन से रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। बच्चों, इससे हमें मियादी बुखार, हैजा, डायरिया तथा यकृत शोथ जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनमें से तो कई बीमारियां ऐसी हैं जिससे किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। बच्चों, अब इसके पश्चात उचित आवास। आप सोच रहे होंगे कि शुद्ध वायु और शुद्ध जल की आवश्यकता तो समझ में आती है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उचित आवास की कैसे प्राथमिकता हो सकती है। बच्चों, उचित आवास से तात्पर्य होता है कि आवास ऐसा हो जिसमें प्रचुर मात्रा में वायु तथा प्रकाश की व्यवस्था हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि वायु की प्रचुर मात्रा घर में रहेगी तो हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, और यदि किसी घर में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होगी तो उस घर में उपस्थित अनेक प्रकार के कीटाणु तथा जीवाणुओं को प्रकाश की उपस्थिति नष्ट कर देगी। इसीलिए घर ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रकाश तथा वायु की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था हो। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे कि शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध वातावरण और उचित आवास के लिए हमारे शासन ने क्या प्रबंध किया है। शासन की ओर से नगर पालिकाओं, जिला परिषदों को अपने क्षेत्र की तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक के अधिकारियों और ग्राम पंचायतों को सफाई रखने का उत्तरदायित्व दिया गया है। इसके पश्चात बच्चों, अब हमारी अगली प्राथमिकता थी शुद्ध भोजन। बच्चों, यदि भोजन शुद्ध ना हो तो क्या होगा? आपने अक्सर देखा होगा कि जब त्योहारों का मौसम आता है या किसी स्थान पर मेला लगता है तो वहां के व्यापारी खाद्य पदार्थों में अनेक प्रकार की हानिकारक चीजों की मिलावट करने लगते हैं। इनमें से कई चीजें तो ऐसी होती हैं जिनसे किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसीलिए
सरकार की तरफ से स्वास्थ्य संबंधी कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो समय समय पर जाकर के इन खाद्य पदार्थों का परीक्षण करते हैं और यदि उसमें कोई मिलावट पाई जाती है तो ऐसे खाद्य पदार्थों को नष्ट कर दिया जाता है और संबंधित व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई भी की जाती है। बच्चों, यदि हमारा भोजन शुद्ध नहीं होगा तो हमें भोज्य विषाक्तता तथा आंत्रशोथ जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आंत्रशोथ में पाचन तंत्र में संक्रमण तथा सूजन आ जाता है। अब आइए हम अपनी तीसरी मूल आवश्यकता पर चलते हैं। हमारी तीसरी मूल आवश्यकता है स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और चिकित्सा सुविधा। बच्चों, हमारे देश की ग्रामीण जनता स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखती है। आज भी गांव में रहने वाली अधिकांश जनता निरक्षर है, अंधविश्वासी है तथा रूढ़िवादी है। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा को उस तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व सरकार पर आ जाता है। और बच्चों, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई स्थानों पर पोस्टर और चित्र बनवाए हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है उससे संबंधित पोस्टर आपको हर गांव और हर शहर में मिल जाएंगे। आपने इस तरह के पोस्टरों को सार्वजनिक स्थानों पर देखा होगा, जैसे सामाजिक दूरी का अभ्यास करें, तापमान की जांच अनिवार्य है और अपने हाथों को साफ करें। बच्चों, इस तरह के पोस्टर लगवा करके सरकार ग्रामीण जनता को जागरूक करने का भरपूर प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त जनता को प्रशिक्षित और जागरूक करने के लिए सिनेमा घरों में लघु फिल्मों को भी दिखाया जाता है। इससे भी हमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां मिलती हैं। और आपने समय समय पर देखा होगा कि टेलीविजन पर भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर परिचर्चा की जाती है। इसके द्वारा भी हमें कई घातक बीमारियों के बारे में पता चलता है और उस बीमारी से हम कैसे बचें इसके बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चों, अभी तक आपने जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताओं को देखा। अब आइए हम जानते हैं कि इन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यक्रम चलाए हैं उनके प्रमुख उद्देश्य क्या-क्या हैं। बच्चों, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का यदि उद्देश्य पूरा हो जाए तो जन स्वास्थ्य का भी उद्देश्य पूरा माना जाएगा। ये उद्देश्य इस प्रकार से है: राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना। इसका तात्पर्य है कि हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा का उचित लाभ प्राप्त हो। नए नए आविष्कारों एवं वैज्ञानिक खोजों के द्वारा जन साधारण को लाभ पहुंचाना तथा उनका प्रचलन करना। बच्चों, आप सभी को पता है कि इस समय पूरा संसार कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है और सभी देशों के वैज्ञानिक कोरोना के टीके का आविष्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा देश भी इसमें पीछे नहीं है। हमारे देश के वैज्ञानिक भी इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से कोरोना के टीके का आविष्कार किया जाए और हमें रेडियो, टेलीविजन तथा इंटरनेट जैसे माध्यमों के द्वारा पता चलता रहता है कि विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने कोरोना के टीके का आविष्कार करने के लिए कहां तक सफल परीक्षण किए हैं। और मैं आशा करती हूं कि आने वाले समय में जल्द ही इस टीके का आविष्कार हो जाएगा और मानव जाति को इस महामारी से मुक्ति मिल जाएगी। बच्चों, जन स्वास्थ्य का अगला उद्देश्य क्या है? देश विदेश में संचालित स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलापों का ज्ञान देना। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। बच्चों, ये कोरोना महामारी हमारे देश से पहले दूसरे देशों में आई। इससे हमें दूसरे देशों से सीखने का मौका मिला कि हमें मास्क लगाना चाहिए, बार बार हाथ धुलना चाहिए। तो ये जानकारियां हमें कैसे प्राप्त हुई?
ये जानकारियां हमें स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के द्वारा प्राप्त हुई। बच्चों, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने कई कार्य किए हैं। जैसे सरकार ने जन स्वास्थ्य के स्तर में सुधार के लिए अनेक स्वास्थ्य संस्थाएं तथा संगठनों का निर्माण किया है, जिनके प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। पहला, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल। बच्चों, हमारी सरकार ने अनेक स्वास्थ्य संगठनों तथा संस्थानों का निर्माण कराया हुआ है, जिससे संबंधित अधिकारी तथा कार्यरत लोग गांव-गांव में जाकर के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार छोटी मोटी बीमारी या चोट लगने पर हम उसका उपचार अपने घर पर ही कर सकते हैं। फिर संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा उपचार। बच्चों, संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा उपचार करने के लिए सरकार गांव में और शहरों में टीके लगवाती है। फिर खुली हुई तथा गंदी खाद्य वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी जाती है। कई बार तो इन्हें नष्ट भी कर दिया जाता है। जल की स्वच्छता के लिए कुओं आदि को जीवाणु रहित करना। बच्चों, आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे हमारे भाई बहन कुओं के पानी पर ही निर्भर रहते हैं, इसीलिए समय समय पर उनमें ऐसी दवाएं डाली जाती हैं जिससे कि पानी में उपस्थित सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाएं। फिर यदि इतना प्रयास करने के बाद भी कोई बीमारी फैल रही है तो उस पर जो चिकित्सा की सुविधा होती है उसकी उचित व्यवस्था भी हमारी सरकार के द्वारा की जाती है। अब अगला प्रयास हमारी सरकार के द्वारा जो किया जाता है वह है गर्भवती स्त्रियों, माताओं और शिशुओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। बच्चों, हम सभी को पता है कि आज का बच्चा कल के राष्ट्र का भविष्य और कर्णधार होगा, इसीलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा हो तभी से माता उसकी सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि किस प्रकार से पौष्टिक आहार लें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, जिससे उनके बच्चे की सेहत अच्छी बनी रहे। फिर परिवार नियोजन। बच्चों, आप सभी को पता है कि आज की तारीख में जनसंख्या हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उत्पन्न हो गई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कई ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे देश में उत्पन्न हुई हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या, सभी नागरिकों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति ना हो पाने की समस्या तथा सभी नागरिकों को एक जैसी स्वास्थ्य सुविधा ना मिल पाने की समस्या। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू किए, जैसे नसबंदी तथा बंध्याकरण। परिवार नियोजन हेतु जनता को प्रेरित करने के लिए सरकार प्रोत्साहन स्वरूप नगद धनराशि भी देती है तथा कुछ विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। बच्चों, अब आइए हम अगला प्रयास देखते हैं, वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास। बच्चों, वातावरण को स्वच्छ बनाने के प्रयास में यह अति आवश्यक है कि सड़कों तथा नालियों की सफाई की जाए। आपने देखा होगा कि प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खुले में शौच कर देते हैं और इसी वजह से वहां जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अनेक प्रकार के रोगों का शिकार हो रहे हैं। हमारे अपने घरों में भी हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं कि हम अपने घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन अपने घर का कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं, जिससे नालियों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। अब इनकी सफाई का दायित्व हमारी सरकार पर आ जाता है, इसलिए हमारी सरकार समय समय पर सड़कों तथा नालियों की मरम्मत करवाती है
और इनकी सफाई करवाती है। बच्चों, यदि ऐसा ना करवाया जाए तो आपको पता है कि नाली के रुके हुए पानी में मच्छर अंडे देंगे और इससे मच्छरों द्वारा फैलने वाली अनेक प्रकार की घातक बीमारियां उत्पन्न होंगी, जैसे मलेरिया और चिकनगुनिया तथा डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां। और बच्चों, इसीलिए सरकार ने वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए। उनमें से एक प्रमुख कार्यक्रम था कि 2 अक्टूबर सन 2014 को हमारे देश की सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। और बच्चों, बड़े गर्व के साथ कहना पड़ेगा कि फरवरी सन 2019 तक ग्रामीण तथा अन्य क्षेत्रों में 9 करोड़ से भी ज्यादा सुलभ शौचालयों का निर्माण हमारी सरकार ने कराया। इससे ग्रामीण तथा अन्य क्षेत्रों में खुले में लोगों ने शौच करना बंद कर दिया तथा अनेक प्रकार की बीमारियों से खुद को बचाया। लेकिन बच्चों, सरकार चाहे कितना भी प्रयास कर ले, ये प्रयास तब तक सफल नहीं हो पाएंगे जब तक कि बच्चों को उनके परिवार तथा विद्यालय के द्वारा जन स्वास्थ्य के लिए जागरूक नहीं किया जाएगा। तो बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूक करने में परिवार की क्या भूमिका होती है। बच्चों, परिवार का प्रत्येक सदस्य चाहता है कि उसके घर में उपस्थित बच्चों का उचित देखभाल किया जाए तथा उनमें स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का निर्माण किया जाए। परंतु इस कार्य में एक बहुत बड़ी समस्या आती है और वो समस्या यह है कि परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं होती है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने ऐसी संस्थाओं की स्थापना की है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देते हैं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। क्योंकि बच्चों, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि परिवार को ही बच्चे की प्रारंभिक पाठशाला माना जाता है। अब परिवार नामक इस प्रारंभिक पाठशाला से निकल करके बच्चे का प्रवेश होता है विद्यालय में। तो आइए अब हम जानते हैं कि बच्चों में स्वास्थ्य शिक्षा को जागरूक करने के लिए विद्यालय की क्या भूमिका होती है। बच्चों, विद्यालय में शिक्षा के 2 स्वरूप होते हैं। पहला पुस्तकों द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान तथा दूसरा प्रयोग द्वारा दिया जाने वाला व्यवहारिक ज्ञान। और आप सभी को पता है कि हम पुस्तकों से ज्यादा प्रयोगों और व्यवहारिक पक्षों द्वारा सीखते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि विद्यालय में किस प्रकार से बच्चों को यह व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है शारीरिक स्वच्छता के बारे में। जैसे हम अध्यापक लोग बच्चों को हमेशा सिखाते हैं कि बालों को साफ रखना चाहिए, नाखून काटना चाहिए तथा बार बार खाने के पहले और खाने के बाद अपने हाथों की सफाई करनी चाहिए। फिर रोगों और उनसे बचाव। आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि यदि आपकी कक्षा में किसी भी बच्चे को छींक या खांसी आती है तो वहां पर उपस्थित अध्यापक उसे तुरंत अपने मुख तथा नाक पर रुमाल रखने को कहते हैं ताकि उनके मुंह से निकलने वाली अशुद्ध वायु दूसरों को रोगग्रसित ना कर सके। फिर व्यायाम के लाभ। बच्चों को इसके भी लाभ बताए जाते हैं तथा पीटी आदि के द्वारा उनको स्वस्थ रखने की कोशिश की जाती है। फिर आहार आदि की शिक्षा। समय समय पर बच्चों को बताया जाता है कि वो अपनी टिफिन में क्या लाएं, क्या ना लाएं, कौन सा आहार पौष्टिक है और कौन सा आहार पौष्टिक नहीं है। बच्चों, ये सारी शिक्षा विद्यालयों में निम्न स्तरों पर दी जाती है। नर्सरी स्तर पर, पूर्व विद्यालय स्तर पर, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर तथा माध्यमिक उच्चतर विद्यालय के स्तर पर। बच्चों, परिवार तथा विद्यालय द्वारा शिक्षा ग्रहण करके एक शिक्षित नागरिक ही सार्वजनिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के नियमों का पालन कर सकता है। अब सार्वजनिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के कौन कौन से नियम होते हैं, आइए हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं।
बच्चों, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अतिरिक्त जब हम दूसरों के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रख करके कुछ नियमों का पालन करते हैं तो इसे हम कहते हैं सार्वजनिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के नियम। जैसे खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक पे रुमाल रखना चाहिए ताकि आप दूसरों को रोग ग्रसित ना कर सकें। फिर थूकते समय बच्चों, वैसे तो गुटखा, तंबाकू तथा पान मसाला खाना सेहत के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। किसी भी व्यक्ति को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो लोग इन वस्तुओं का सेवन करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक होती हैं, उन्हें थूकदान का प्रयोग करना चाहिए और समय समय पर इस थूकदान को साफ भी करना चाहिए। फिर सार्वजनिक स्थानों पर मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अभी मैंने बताया कि गांवों में लोगों के घर में शौचालय की व्यवस्था ना होने के कारण वो लोग सड़क के किनारे तथा नालियों के किनारे शौच करते हैं, जिससे जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है। इसके लिए सार्वजनिक शौचालयों तथा मूत्रालयों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कूड़ा करकट लापरवाही से नहीं फेंकना चाहिए। बच्चों, प्रत्येक घर में प्रतिदिन कूड़ा निकलता है, हमें इसे सड़क पर ना फेंक करके कूड़ा करकट कॉरपोरेशन के बने डिब्बों में ही डालना चाहिए। बच्चों, हमें सिर्फ अपने बारे में ना सोच करके दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। इसीलिए सार्वजनिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए। अब बच्चों, आखिरी में हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं। बच्चों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे पहले हम निजी अथवा व्यवसायिक चिकित्सा सेवा पर चर्चा करेंगे। इसमें पंजीकृत डॉक्टर अपनी क्लिनिक, नर्सिंग होम या रोगी के घर पर इलाज करते हैं। बच्चों, जो सफल लोग होते हैं या जो धनी लोग होते हैं, उनके पास तो इतना पैसा होता है कि इन डॉक्टरों की फीस भर सकें और इन डॉक्टरों की कुशलता या निपुणता के हिसाब से इन डॉक्टरों का चयन कर सकें। लेकिन जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय नागरिक हैं हमारे देश के, वो इन डॉक्टरों की फीस नहीं भर सकते, तो उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई स्वास्थ्य संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि सरकार द्वारा चलाई गई चिकित्सालयी सेवाएं कौन कौन सी हैं। ये कई प्रकार की होती हैं। पहला, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी चिकित्सालय। बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर तथा नर्सों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है और रोगियों का इलाज भी करवाया जाता है। इसके बाद नगर निगम या सरकार द्वारा चलाए गए सामान्य अस्पताल, जहां पर हर प्रकार के रोगियों का इलाज होता है, जैसे मानसिक रोगी, हृदय संबंधी रोगी, पेट संबंधी रोगियों का। बच्चों, ये तो सरकार द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य संस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त बड़े लोगों द्वारा दान या चंदे के द्वारा चलाए गए अस्पताल भी होते हैं। ये अस्पताल जब हमारे देश पर कोई आपदा आती है उस समय बड़े काम आते हैं, क्योंकि यह गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र, इसकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, जहां पर माताओं को यह बताया जाता है कि वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए किस प्रकार के पौष्टिक आहार लें और उसका ध्यान कैसे रखें। फिर ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। बच्चों, ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो संबंधित व्यक्ति उपस्थित होता है वह लोगों को प्रशिक्षित करता है स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी नियमों के प्रति। बच्चों, फिर आता है स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं। देश की समस्त स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ही करता है। इसके अंतर्गत दूर दराज के गांवों से लेकर कस्बों, मंडलों, शहरों, जिलों तथा प्रांतों में स्वास्थ्य संस्थाएं चलाई जा रही हैं। इन संस्थाओं में स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, समाज सेवक, ग्राम सेवक, स्वास्थ्य निरीक्षक तथा स्वास्थ्य निर्देशन केंद्र से संबंधित लोग कार्य करते हैं। फिर स्कूल स्वास्थ्य सेवा,
बच्चों, हर स्कूल निजी स्तर पर अपने वहां पढ़ रहे बच्चों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराता है। यदि किसी बच्चे को चोट लग जाए या अन्य कोई बीमारी हो जाए तो स्कूलों में डॉक्टरों की उपस्थिति होती है जो तुरंत ही बच्चों का उचित इलाज करती है। फिर CGHS, बच्चों ये CGHS क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होता है और यह सेवा संस्थान केंद्रीय कर्मचारियों के रोग निवारण, उपचार तथा स्वास्थ्य निर्माण का कार्य देखती है। बच्चों, आज के इस भाग 1 में हमने कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की, जैसे जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताएं तथा उद्देश्य, फिर सरकार द्वारा किए गए जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की परिचर्चाएं की और उसके बाद सार्वजनिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के नियमों को जाना और फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं पर हमने चर्चा की। बच्चों, आज के वीडियो पर आधारित यह आपका गृह कार्य है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस गृह कार्य को करने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिएगा। बच्चों, अगले भाग में हम इन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और वो है स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर, जिला स्तर की स्वास्थ्य संस्थाएं तथा नगर स्वास्थ्य संस्थाएं और ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाएं। तो बच्चों, अंत में मैं नेहा श्रीवास्तवा स्वस्थ भारत की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।